99% लोग मीडियम पेस पे काम करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्लो काम करते हैं, वो है ना बहुत माइनर, वो हाई स्टेक्स डिसीजन मेकिंग करते हैं, और जो लोग जैसे टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मूव फास्ट ब्रेक थिंग्स करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों के हैट्स पहनना और कब कौन सा पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर स्लो काम करके आपको सफलता कैसे मिल सकती है? मैं आपको बताता हूँ, कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप फास्ट काम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अगर आपको ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड में घुसना है, यू कांट डू इट बाय थिंकिंग फास्ट। आपके पास इतनी सारी ऐसे नेगेटिव्स हो सकते हैं, वहाँ पे हो सकता है वो ना हो, वहाँ पे हो सकता है कि कोई कोलैटरल डैमेज हो जाए, तो वहाँ पे आपको बहुत डीप थिंकिंग की ज़रूरत है। आईफोन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड is the only product that has garnered so much profits after oil discovery by humans. iPhone is the only product. iPhone से पहले सिर्फ ऑयल था जिसने इतने प्रॉफिट्स निकाले हैं। ऑयल का यूजेज तो पक्का खत्म होना ही है, क्वेश्चन है कब खत्म होगा। मुझे ऐसा लगता है बाय 2035 हमारी डिपेंडेंस ऑन ऑयल विल बी वेरी लेस। वी विल हैव ऑयल बट हमारी डिपेंडेंस कम हुई दुनिया भर में, एटलीस्ट इन डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया। आई कैन टेल यू, जहाँ पॉलिसीज बहुत अच्छे से बन रही हैं। दोस्तों, टीआरएस पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बातें होती है, पर दिल से मैं ये चाहता हूं कि हर भारतीय एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ज़्यादा जाने, एंटरप्रेन्योर्स की थिंकिंग के बारे में ज़्यादा जाने। ये इंसान मेरे एंटरप्रेन्योरशिप के मेंटर है, डॉक्टर रितेश मलिक। बहुत कुछ सीखा है पूरे स्टार्टअप सिस्टम में, इनकी बहुत इज्जत करते हैं लोग, इसलिए रिपीटेडली मुझे इन्हें टीआरएस पर लाते रहना, क्योंकि हर बार जब मैं इनसे मिलता हूं ना, मैं कुछ ना कुछ भारी चीज़ सीख कर जाता हूं। तो आई एम थिंकिंग जब अब मैं डॉक्टर मलिक से मिलूंगा, हमेशा हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, इनके कॉन्वर्सेशंस, इनके साथ जो कॉन्वर्सेशंस हम करते हैं ऐसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा एपिक, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल। आज एंजॉय कीजिए ये एपिक कॉन्वर्सेशन डॉक्टर रितेश मलिक के बाद। बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में बातें करी है हमने, बट प्लीज़ डॉक्टर मलिक को सपोर्ट करते रहिए। ऐसे इंसानों की वजह से भारत आगे बढ़ रहा है, and we should support entrepreneurs of India with all the power. Enjoy today's episode of TRS. डॉक्टर रितेश मलिक सर, आपका स्वागत है टीआरएस पर फिर से। थैंक यू वेरी मच रणवीर, आई एम सुपर एक्साइटेड। कैसे हो? एकदम बढ़िया, वेरी एक्साइटेड फॉर टुनाइट। आई थिंक लास्ट टाइम आपकी इंट्रोडक्शन हो गई, लोगों को पता चला कि आप असली शार्क हो। कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। आई थिंक लास्ट जो, और मेरे को है ना, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, तो मेरे को है ना वेरी फ्यू पीपल कैन टेक द बेस्ट आउट ऑफ मी, सो यू आर वन ऑफ देम, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड सुपर रिलैक्स्ड। अच्छा, व्हाट आई लव अबाउट टॉकिंग टू यू इज आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो। जितनी ज़्यादा पढ़ाई आप करते हो, आई डोंट थिंक मैं और किसी को भी जानता हूँ जो इतनी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। कैसे, क्यों और क्या पढ़ रहे हो? ग्रेट। सब क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है कि हर चीज़ बदल रही है, चेंज इज इनएविटेबल। हम लोग एक ऐसे दुनिया के एक ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हैं जहाँ से अगर आप ह्यूमैनिटी चेंज होने वाली है। अगर आप 2023 से पुराना 100 साल देखेंगे और 2023 से आगे वाले 100 साल देखेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। एंड यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़ेंगे, जो अपने आप को कॉन्टिन्यूसली रीस्किल करेंगे, इसमें मैं सबको कहता हूँ अनलर्न, लर्न एंड रीलर्न। कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे जो अपने आप को चेंज करेंगे, दे विल सस्टेन। बाकी सब लोग पेरिश हो जाएंगे। मैं एक थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है, उसका बहुत डीप प्रोपोनेंट हूँ। इट इज़ नॉट द फास्टेस्ट हु विल सर्वाइव, इट इज़ नॉट द लार्जेस्ट हु विल सर्वाइव, इट इज़ द वन हु चेंजेस एवरी सिंगल डे। वी आर ऑल डाइंग, दिस इज द यंगेस्ट वी विल एवर बी। ये जो समय है, ये सेकेंड, हम अपनी दुनिया में सबसे ज़्यादा यंग होंगे। मैं और किसी लाइफ में भरोसा नहीं रखता, मैं एक ही चीज़ पे भरोसा रखता हूँ, दिस इज टुडे, this is it. I don't believe in afterlife. I just feel this is what I have today, and I need to read, I need to change myself every single day. And मैं क्या पढ़ रहा हूँ आजकल? I'm reading 100 mental models on the life of Charlie Munger. उसमें हम लोग वो सिखा रहे हैं फिजिक्स को कैसे आप लाइफ, वेल्थ, सक्सेस से जोड़ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल,
थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मैंने आपको बताया, बायो को, बियोलॉजी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को आप कैसे सक्सेस के साथ जोड़ सकते हैं. एग्जाम्पल स्टोइसिज्म. हाउ कैन यू बी स्टोइक इन लाइफ? स्टोइक मीन्स आप कैसे अपने जीवन के अंदर इतने ज़्यादा बोल्ड हो सकते हैं कि आपको कोई भी तकलीफ तोड़ ना सके. हमारे यहाँ पे होता क्या, छोटी सी प्रॉब्लम आती है, किसी की नौकरी चली जाती है, सब लोग एकदम एक बुक है तलेब साहब की कॉल्ड एंटी फ्रेजाइल. एंटी फ्रेजाइल एज अ कॉन्सेप्ट कि आप टूटेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए. आप अपने मेंटली अपने आप को आप इतना स्ट्रांग बना देंगे दैट नो अमाउंट ऑफ एडवर्सिटी विल मेक यू गो डाउन. जिस्ट क्या है, कैसे बनाते हैं खुद को मेंटली स्ट्रांग? सबसे पहला तो ये है दैट the most important thing is knowing yourself, knowing your life's purpose and knowing the fact every single day, knowing that मौत आनी है, death आनी है. Being comfortable with the idea of death is the only way to actually make yourself anti-fragile. And also, I always believe what does not kill you makes you stronger. तो ऐसी कोई दुनिया में आपदा नहीं है जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते. हमारे एंड हिस्ट्री टेल्स अस दिस. कोविड आया, इतने दुख आए, सब कुछ हुआ, आज हमें लगता है कोविड निकल गया. ऐसे ही करके दुख जीवन में हमेशा आएगा. आपके ऑप्टिमिज्म से, इसको बोलते हैं स्टॉकडेल पैराडॉक्स. स्टॉकडेल पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि आप अपनी दुविधा को आंख में आंख डाल के देखिए, अपनी प्रॉब्लम्स को आंख में आप डाल के देखिए, उसको एक वाइट पेपर पे लिखिए, उसको रियलिस्टिक, उसको है ना नेगेटिव मॉन्स्टर मत बनाइए. हमें लगता है अगर किसी को कैंसर हुआ, उनको लगता है कि बस अब वो मरने वाले हैं. उनके आप स्टैट्स देखिए, अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है, स्टेज 1 है, 93% सर्वाइवल रेट है. तो द आइडिया इज दैट आप ना ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ देखिए. एंड ऑल्सो मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ द डे एंटी फ्रेजिलिटी का मतलब ये है कि डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली. नो वन हैज़ टू एस्केप इट अलाइव. तो मुझे लगता है वो बार बार कॉन्टिन्यूसली उस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली बट पढ़ाई करते रहो. हाँ. ओके, ऑलराइट. I also always tell people this, that read as if this is the first day of your life and execute as if this is the last day of your life. आपको एक हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो ये कहता है, कैन यू बी ऑन द बास्केटबॉल ग्राउंड एंड इन द स्टेडियम एट द सेम टाइम? क्या आप खेल सकते हो और अपने आप को ऑडियंस की तरह भी देख सकते हो? हाउ डू यू चेंज दिस? हाउ डू यू चेंज योर हैट विद स्लो लुकिंग एंड हाई एग्जीक्यूशन? दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं ना, या जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, वो या तो बहुत फास्ट काम करते हैं या बहुत स्लो काम करते हैं. 99% लोग मीडियम पेस पे काम करते हैं. जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्लो काम करते हैं, वो है ना बहुत माइनर, वो हाई स्टेक्स डिसीजन मेकिंग करते हैं. और जो लोग जैसे टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मूव फास्ट, ब्रेक थिंग्स करते हैं. तो मुझे लगता है कि ये दोनों के हैट्स पहनना और कब कौन सा पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है. पर स्लो काम करके आपको सफलता कैसे मिल सकती है? मैं आपको बताता हूँ. कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप फास्ट काम नहीं कर सकते. एग्जाम्पल, अगर आपको ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड में घुसना है, यू कांट डू इट बाय थिंकिंग फास्ट. आपके पास इतनी सारी ऐसे नेगेटिव्स हो सकते हैं, वहाँ पे हो सकता है वो ना हो, वहाँ पे हो सकता है कि कोई कोलैटरल डैमेज हो जाए. तो वहाँ पे आपको बहुत डीप थिंकिंग की ज़रूरत है. एक बहुत शानदार किताब है स्लो एंड फास्ट थिंकिंग, ब्यूटीफुल बुक. वो ये कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि कब आपको फास्ट थिंकिंग करनी है. आपने आज कपड़े कौन से पहनने हैं, डू फास्ट थिंकिंग. आपने किससे शादी करनी है, डू स्लो थिंकिंग. आपने घर लेना है, डू स्लो थिंकिंग. हाई स्टेक्स डिसीजन जहाँ पे इम्पैक्ट 5 साल के बाद बहुत ज़्यादा हो सकता है. कौन से, जैसे अभी हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, अब हमने उस कंपनी में 10 करोड़ रुपए डालना है. फॉर मी 10 करोड़ बड़ा अमाउंट है, तो मैं उसमें है ना हफ्ता लगाता हूँ, मैं उस कंपनी के अंदर घुस जाऊँगा. आई विल डू स्लो थिंकिंग. वो एक छोटा सा डिसीजन मेरी लाइफ बदल सकता है. और अगर मैंने वहाँ पे जल्दबाजी कर दी तो वो 10 करोड़ चला जाएगा. आर यू कंफर्टेबल शेयरिंग किस सेक्टर में वो कंपनी काम करती है? टेक्नोलॉजी सेक्टर है. ओके, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं. आज एआई के बारे में सीखना, मुझे खुद भी एआई के बारे में सीखना आपसे. आपने एआई के कोर्सेज भी किए. लास्ट टाइम एआई के बारे में थोड़ी सी बात करी थी. आई थिंक वो एक इंट्रो पॉडकास्ट था अबाउट डॉक्टर रितेश मलिक, एंड वी डिडंट एंटर एनी सब्जेक्ट कंप्लीटली. आज मुझे पूरी तरह से एआई के बारे में सब कुछ सीखना है, जितना भी आपको पता है. यू कैन गिव अस द होल डाउनलोड. तो शुरुआत कहाँ से करें? ओके, सबसे पहले तो ना वी शुड नो द बेसिक्स ऑफ एआई.
AI एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत जल्दी है ना तब्दील हो रहा है, किसी को कुछ भी नहीं पता, एंड एवरी डे न्यू इन्फॉर्मेशन इज कमिंग। किसी को कुछ भी नहीं पता, मतलब जो AI साइंटिस्ट है उन्हें भी इसी AI का पहली बार जो टर्म AI कॉइन हुआ, वो एक साइंटिस्ट थे जॉन, उन्होंने कॉइन किया था 1955 में। हमें लगता है AI अभी का कॉन्सेप्ट है, 1955 हम सिर्फ 8 साल का नेशन थे उस टाइम पे। 1955 में पहला AI का टर्म कॉइन हुआ था, लिस्प करके उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम बनाया था। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पहली बार हुआ क्या है, इंटरनेट की वजह से हमारे पास डेटा आ गया है। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले तो हम लोग डाइसेक्ट करते हैं AI को। AI इज बेसिकली, जैसे मेरी बेटी है 2.5 साल की है, वो धीमे धीमे चलना सीख गई। वो धीमे धीमे है ना, जो मैं बात करता हूँ वो उसको 2 मिनट में सीखना बोलना सीख गई। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गई थी, कहती है मैं स्कूल गई थी। क्योंकि जब मैं अपनी वाइफ से बोलता हूँ कि मैं उसको स्कूल से ले आया, तो वो सीख रही है। सो AI भी यही है। वो आप ये सोचिए, आव्या जो है वो डेटा कलेक्ट कर रही है। उसने ये कलेक्ट किया कि नहीं, मैं स्कूल से वापस आ रही हूँ और मेरे फादर मेरी मदर को ये बोल रहे थे, तो शायद मैं वहीं गई होंगी। एंड दिस इज व्हाट AI इज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिकली ट्रेनिंग computers to think like humans so that humans go to the next level and start becoming superhumans. Example, मैं इसका एक आपको बहुत कूल एग्जांपल बताता हूँ, मैंने पिछली बार भी बताया था, बट AI will is based on 4 key theses. The first one is NLP, Natural Language Processing. इसका क्या मतलब हुआ, हम जितनी चीजें बोल रहे हैं वो सब कंप्यूटर समझने लग जाए। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, आपको जो फॉलो करते हैं वो उसको ग्रहण करेंगे। ऐसे ही आप सोचिए, कोई कंप्यूटर बैठा हुआ है, वो भी एक व्यक्ति है जो आपको फॉलो कर रहा है और वो भी उसको सीख रहा है, समझ रहा है। दैट इज योर NLP। द सेकेंड वन इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर को आप डेटा दीजिए, वो उन सब डेटा को, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमें कोई एकदम से स्क्रैबल दे दे, हम एकदम से पूरा स्क्रैबल नहीं बना सकते, हमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस लिमिटेड है। AI क्या करता है, वो स्क्रैबल को इमीडिएटली कैसे बनाता है, वो सारे के सारे डेटा पॉइंट्स को देखता है और उसको एक, जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में बना देता है। द थर्ड थिंग इज कंप्यूटर विजन। हम आंखें बना रहे हैं कंप्यूटर की। एग्जाम्पल, कंप्यूटर आपको बता देगा कि मेरा इस वक्त मूड कैसा है। आपके कस्टमर्स की आंखें देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या वो इस पॉडकास्ट में इंटरेस्टेड है या नहीं है। और चौथा है थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड इज, क्या कंप्यूटर ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंट तो बन सकता है, बट क्या एम्पैथेटिक बन सकता है, क्या वो जज्बात समझ सकता है, क्या वो ये समझ सकता है कि क्या वो किसी व्यक्ति के साथ प्यार कर सकता है, इन टर्म्स ऑफ दैट इंटेलेक्चुअल शेयरिंग ऑफ आइडियाज, या प्यार कर सकती है सो ये 4 थीसिस पे पूरा AI डिपेंडेंट है। मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। AI हमारे हर जगह आने वाला है। आप चाहे छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेंगे, सैन फ्रांसिस्को में मैंने अपनी आंखों से वो गाड़ी देखी जो बिना किसी ड्राइवर के चल रही थी। इट्स फिनोमिनल। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड कि आसपास कि 1 या 2 किलोमीटर के अंदर बाकी सब गाड़ियां कैसे चल रही हैं और उससे बच के गाड़ी चलाना इज AI. So knowing data and predicting an outcome and then taking an action on that outcome is AI. So AI is a very simple thing. जितना डेटा आसपास है उसके अकॉर्डिंग, अगर ये प्लांट है, इस प्लांट में कितना पानी देना है डिपेंडिंग ऑन इस कमरे का ह्यूमिडिटी, इस सॉइल की कंडीशन, वो आपको बता सकता है, एंड दैट इज AI. ओके, और आगे जाकर अगर AI को हमने कंबाइन किया रोबोटिक्स के साथ, तो फिर हमारे पास एक्चुअल AI ओरिएंटेड रोबोट्स होंगे जो शायद घर में हमारी हेल्प कर देंगे. Absolutely. जो हमारे जो भी बेसिक टास्क होते हैं, गार्डनिंग, शायद सिक्योरिटी गार्ड, ऐसे सब जॉब्स रिप्लेस होंगे. इसलिए ये रिप्लेसिंग जॉब्स नैरेटिव्स आ जाता है. मैं आपको ना इसमें एक बहुत ब्रिलियंट एग्जांपल बताता हूँ रणवीर. एक कंपनी है रूम्बा करके, दे आर इन प्रोडक्शन. एक सर्कुलर रोबोट है, वो पूरा का पूरा पोछा लगा देता है, एंड दे नो दैट किस कमरे में कितनी डस्ट है बाय देयर कंप्यूटर विजन. उनको पता है. एंड द आइडिया विद, आई विल टेल यू द एप्लीकेशंस इन ट्रांसपोर्टेशन. मैंने आपको बताया सेल्फ ड्राइविंग कार्स. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड स्पार्टन. वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रक्स जो चलते हैं ना अमेरिका में,
उनको है ना वो बता देते हैं कि कहाँ पे गड्ढा आने वाला है और उससे आप बच के चलना, बिकॉज गड्ढे में अगर ट्रक फंस गया, अमेरिका में लंबे ट्रक के कार्टन्स होते हैं पीछे, वो है ना पूरा का पूरा ट्रक फंस जाता है। ऐसे करके जहाँ पे ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, आपके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट असिस्टेंट्स आएंगे, वर्चुअल असिस्टेंट्स, वो आपको बता देंगे आपकी ये मीटिंग है, इस मीटिंग में ये नोट्स बने थे आपके, वो सब सुन रहे हैं। एक कंपनी है कॉल्ड गोंग, वो क्या कर रही है, वो आपके जूम में इंटीग्रेट होके आपको, हम दोनों बात कर रहे हैं, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग भेज देंगे विदाउट यू टेकिंग एनी नोट्स। आपको भेजने की जगह आपके सीआरएम में भी ऐड कर देंगे कि उन्होंने ये बोला और आपने ये बोला और ये एक्शन पॉइंट्स हैं। दैट इज एआई। तो एक मैं आपको ना फंडामेंटल लेयर बताऊंगा। सबसे पहले हम हर चीज डेटा को लिखते थे पेपर पे, फिर आया एक्सेल शीट विच इज द 2 डायमेंशनल टूल जिसमें आपने मैथ्स और कैलकुलेटर लगा दिया। फिर आया गूगल स्प्रेडशीट्स, उसमें क्या हुआ, मैं और रणवीर एक ही एक्सेल पे काम करने लग गए। इससे पहले हम दोनों अलग अलग एक्सेल पे काम करते थे, तो अगर मैंने वहां पे 5 लिखा तो आप वो डिलीट करके वहां पे 6 लिख सकते हो। उसके बाद अब इसके ऊपर एआई इंजन्स बन रहे हैं जहां पर विदाउट अस डूइंग एनीथिंग, विच इज कॉल्ड टेलीमेट्री, जिसमें कंप्यूटर हमारी मदद करेगा और कहेगा शायद ये आप 5 गलत लिख रहे थे, इसमें शायद आपका लिखना 6 था। बेसिकली एआई का काम है ह्यूमन एरर्स को कम करना। ओके ओके इतने सारे सवाल है। एक बेसिक देसी सवाल है आपके लिए, चैट जीपीटी भारत में क्यों नहीं बना? अगर हम इतने ज़्यादा स्मार्ट है, अगर हम ही वहाँ जाकर टैलेंट सप्लाई कर रहे हैं, तो अमेरिका में क्यों बना चैट जीपीटी? सो चैट जीपीटी के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए ना, इंडिया अभी भी सिर्फ 13 से 14 साल पुराना स्टार्टअप नेशन है। हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा, अभी आप देखिए हम यूजुअली किन कंपनीज में बड़े हैं, हम उनमें बड़े हैं जहाँ पे या तो गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलेशन अच्छी दे देती है, या फिर जो यूएस के अच्छे आइडियाज़ हैं हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो हमारे पास आज हमारा वीसी इंडस्ट्री इज़ नॉट दैट फोरकास्टिंग कि इतना पैसा एक चैट जीपीटी बनाने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए, वी कांट इवन इमेजिन। आप सोचिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स विल बी पुट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी लेड बाय सैम। तो एक मिनट सॉरी, पॉज करना पड़ेगा। जिन लोगों को बिल्कुल चैट जीपीटी के बारे में कुछ नहीं पता, झट से बता दीजिए चैट जीपीटी है क्या, ओपन एआई है क्या, और फिर बताइए कि ये कंपनी बनी कैसे। श्योर। चैट जीपीटी एक आपको कोई भी डाउट होता है आप गूगल पे जाते हैं, गूगल यूबिक्विटस हो गया है। गूगल पे आपने मान के आपने लिखा कि हु इज रणवीर अलाहाबादिया, आपके पास बहुत सारे डिफरेंट लिंक आ जाएंगे। चैट जीपीटी में सिर्फ एक आंसर आएगा, स्पेसिफिक आंसर, जो वो सारी ब्रह्मांड के लिंक से लेके, जो चैट जीपीटी को लगता है कि आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक पैराग्राफ में रणवीर जी के बारे में सब कुछ पता हो जाना चाहिए, दैट इज चैट जीपीटी। इट इज स्पेसिफिक, इट इज एक्सट्रीमली पर्सनल, एंड इट रिमूव्स योर वर्क। जो इतना पहले आपका रिडंडेंट काम नहीं था, आप इतने सारे लिंक्स लेंगे, उसमें से आप अपनी परसेप्शन निकालेंगे, उन सबको करके एक जगह पे आंसर आ जाएगा। दैट इज चैट जीपीटी फॉर यू। वहाँ क्यों बना? वहाँ इसलिए बना क्योंकि इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है। क्योंकि जो मॉडल होता है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक मशीन लर्निंग ट्रेनिंग मॉडल जो होता है, उसको करने के लिए आपको, क्योंकि आप ये देखिए, आपको रणवीर अलाहाबादिया जी के कोई 1,500 से 2,000 लिंक्स के डेटा को अपने सर्वर पे, आप सुपर कंप्यूटर पे आपको स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद ये आप आंसर दे सकते हैं। आपको इतने सारा कंटेंट रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये सब सर्वर पे होता है। सर्वर कॉस्ट से आता है, जिसको आप बोलते हैं, जैसे AWS है, माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर है, ये सब सर्वर कॉस्ट देते हैं। अब ये सर्वर कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पे रेवेन्यू मॉडल, इसमें ये कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे 10 साल लगते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। हमारे यहाँ पे वेंचर एक्सपेक्टेशन है 5 साल में एग्जिट होना चाहिए हमारा, तो वो वही बन सकते हैं। जैसे गूगल है, गूगल टुक इट्स ओन स्वीट कोर्स ऑफ टाइम टू बिकम प्रॉफिटेबल। Amazon टुक 20 years टू बिकम प्रॉफिटेबल। तो हमारे इंडिया में अभी वो उतनी मैच्योर इकोसिस्टम नहीं है, और उतना पैसा हम लोग, उनके पास वीसी पैसा नहीं है, पर आइडियाज और टैलेंट है बहुत ज्यादा। आप ये देखिए, चैट जीपीटी में बहुत सारे इंजीनियर्स तो इंडियन है। ओके क्या कुछ लोग ओपन एआई को छोड़कर यहाँ आकर ओपन एआई स्टाइल कंपनी स्टार्ट करेंगे? जरूर करेंगे, बट ओपन एआई एक लेयर है, उसके ऊपर कंपनीज बनेंगी। अब
एग्जाम्पल, अभी तक जनरलाइज्ड एआई चल रहा है जिसमें क्या है, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, उन्होंने आंसर दिया। आप चैट जीपीटी के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने क्या किया कि मेरे को एक वर्चुअल असिस्टेंट बनाना है, तो वो चैट जीपीटी की लेयर के ऊपर आप अपना वर्चुअल असिस्टेंट बना सकते हैं। वो बिजनेस के लिए आपको कम पैसा चाहिए, वो इंडिया में बहुत सारे बनेंगे आने वाले समय में। मेरे हिसाब से 1,500 से 2,000 स्टार्टअप्स सिर्फ आने वाले 5 साल में बनेंगे जो चैट जीपीटी के ऊपर बनेंगे। मतलब क्या ये ओपन एआई कंपनी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनेगी? इवेंचुअली यस, इन माय ओपिनियन। गूगल से ज्यादा? आई थिंक सो। गूगल का बार्ड करके एक उन्होंने प्रोडक्ट निकाला है, BARD, बट आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ, आई नो सैम, सो आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन हिज एबिलिटी। ओके, एक मिनट, इसके बारे में थोड़ी और बात करनी चाहिए हमें। तो बेसिकली इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के साथ, सर्वर्स खरीद करके। बिल्कुल। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सर्वर्स है, कॉम्प्यूटेशनल पावर है, यस, दैट्स द राइट वर्ड। मतलब बेसिकली बिजली। Yes. अगर आप बहुत ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल कर रहे हो उन सर्वर्स को पावर करने के लिए, प्लस अगर आपके पास एआई का टैलेंट है, अगर टैलेंटेड एआई इंजीनियर्स है, और अगर आपके पास 10 साल है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वीसी मनी है, फिर जाकर एक ओपन एआई की कंपनी बनेगी। पर सैम ऑल्टमैन ने कब शुरुआत की थी इसकी? सैम ऑल्टमैन है कौन? इलॉन मस्क ने इनकी हेल्प क्यों करी? और आगे जाकर सैम ऑल्टमैन के क्या प्लान्स हैं? क्योंकि ये शायद ये इंसान या तो दुनिया के सुपर हीरो बनेंगे या सुपर विलन। सो सैम ऑल्टमैन वाई कॉम्बिनेटर के प्रेसिडेंट थे। जब मैं 2016 में था, आई मेट हिम। वाई कॉम्बिनेटर क्या है? वाई कॉम्बिनेटर दुनिया का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हाउस है सैन फ्रांसिस्को में। एयरबीएनबी का आपने नाम सुना होगा, दैट वाज अ वाईसी कंपनी। इंक्यूबेशन क्या होती है? इंक्यूबेशन का मतलब हुआ कि वो एक कंपनी में 7% इक्विटी लेते हैं, कुछ पैसा डालते हैं और उनको गाइडेंस देते हैं। इनोवेट मेरी कंपनी वाईसी कंपनी है। तो वो, मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे बिजनेस का सारा नॉलेज वाईसी ने दिया। 3 महीने का बूट कैंप है जो आपको बिजनेस का सब कुछ सिखा देंगे। तो वहां पे मैं मिला ब्रायन चेस्की से, एयरबीएनबी के फाउंडर हैं। मैं मिला सैम ऑल्टमैन से। सैम ऑल्टमैन उस टाइम पे वाईसी के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने उस टाइम पे 2015 में उन्होंने ये वाली नींव रखी थी ओपन एआई की, और आज उनको 8 से 9 साल हो गए हैं। एंड ही हैज़ बिन अंडर द रेडार एंड जस्ट फोकसिंग ऑन दिस। एंड अब जाके पिछले 6 महीने में वो पब्लिक में आए हैं और ये सब काम कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने इसलिए उनकी मदद की बिकॉज बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी। ये आप लगा ले, माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन तो पिछले साल ही डाला था। आप ये लगा लीजिए, दिस कैन ट्रूली ट्रांसफॉर्म। और मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ, मुझे लगता है ये सुपर हीरो बनेंगे। मैं मानता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स डिस्ट्रप्शंस आएंगी, लेकिन एआई की वजह से इतनी ज़्यादा स्पीड ह्यूमैनिटी की बढ़ जाएगी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने आपको पिछली बार फिनलैंड एयरपोर्ट का एग्जांपल बताया था। मैं आपको इस बार एग्जांपल बताता हूँ। पाथ एआई करके एक कंपनी है। पैथोलॉजी में ना हम क्या करते हैं, सेल्स को स्टडी करते हैं आंखों से, माइक्रोस्कोप। वो एक पैथोलॉजिस्ट को स्टडी करना पड़ता है। पैथोलॉजिस्ट दुनिया में कम है। अगर आपने कंप्यूटर को कंप्यूटर विजन के जरिए पैथोलॉजिस्ट बना दिया, एक पैथोलॉजिस्ट बनाने में 15 साल लगते हैं। पैथोलॉजिस्ट होता क्या है? जो आपके लैब जहाँ पे आप कोलेस्ट्रॉल, ब्लड ये सब चेक करवाते हैं, उन सब के डॉक्टर जो आपको बताते हैं कि ये वो ब्लड और ये सब एनालाइज करते हैं। अब आप ये सोचिए, एक पैथोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट जो आपके एक्सरेज देखते हैं, इनको बनाने के लिए लगभग 15 साल लगते हैं। आप कंप्यूटर विजन से सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर कितने सारे एक्सरे स्कैन कर सकते हैं जो शायद जितने रेडियोलॉजिस्ट दुनिया में वो इकट्ठे नहीं कर सकते। तो दैट इज द पावर। और मैं मानता हूँ इससे रेडियोलॉजिस्ट को डिस्ट्रप्शन आएगी, लेकिन होगा क्या, रेडियोलॉजिस्ट वो केसेस देखेंगे जो ये नहीं देख पाएंगे और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप सोचिए, एक्सरेज कंप्यूटर पढ़ने लग जाएंगे। तो आपको मैं एक सिंपल वे में बताता हूँ। आप सोचिए, एक छोटी सी मशीन है, वहां आप 100 एक्सरे डाल दीजिए, वो आधे घंटे में आपको बता देंगे कि इनमें से 40 एक्सरेज कौन से हैं जिनमें प्रॉब्लम आ सकती है। इनमें से ये 40 एक्सरेज आप रेडियोलॉजिस्ट को दीजिए। एंड आप सोचिए, एक अफ्रीका के अंदर रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं। सब सहारन अफ्रीका के अंदर देयर आर नो रेडियोलॉजिस्ट। वहां पे लोगों को फ्रैक्चर हो जाता है, उनका एक्सरे नहीं हो पाता। आप सोचिए, अगर उनका एक्सरे पढ़ने के लिए कंप्यूटर हो तो कितनी फास्ट वहां का हेल्थ केयर इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। ऐसे ही आप ये लगा लीजिए, ऐसे ही हेल्थ केयर के अंदर आपको अगर मान के चलिए, जैसे आपने कहा कि आपने कहा कि मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा पेन हो रहा है।
आप कंप्यूटर का कैमरा लगाएंगे इसके ऊपर और एआई मॉडल इसको देख के बताएगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्योंकि रात को 3 बजे आप शायद डॉक्टर के पास ना जाना चाहें। आप सोचिए एक पेशेंट आईसीयू के अंदर है, वहां पे सामने कैमरा रखा होगा, डॉक्टर के मोबाइल के ऊपर उसका रेस्पिरेटरी रेट, उसका ब्लड प्रेशर सब कुछ आएगा, और जैसे ही वो ऊपर आएगा वो एकदम से उसको अलार्म भेज देगा, और उसकी इमीडिएट वो उसकी आंखें कैसी हैं वो सब कुछ डॉक्टर देख सकता है, और एआई को पता चल जाएगा कि इसकी आंखें ड्रूप हो रही हैं, शायद पेशेंट प्रॉब्लम में है, इमीडिएट अलार्म लगाएगा। एआई के जो यूज केसेस है ना, वो किसी को नहीं पता अभी, इतने ज्यादा हैं जो आप सोच ही नहीं सकते। लास्ट एग्जांपल आपको बताऊंगा, मेरे कमरे में सनलाइट बहुत आती है, सनलाइट के हिसाब से मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऊपर नीचे होती रहेगी। अगर मुझे 24 डिग्री टेम्परेचर चाहिए तो वो, अगर यहाँ पे सन तेज हो गया तो वो 24 पे ले जाएगा, अगर सन थोड़ा सा धीमे हो गया तो वो क्या करेगा, उसको थोड़ा बढ़ा देगा। आप सोचिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाएगी अगर ये स्केल पे होने लग गया तो। एंड दैट इज एआई फॉर यू। आप पिछली बार कब मिले सैम ऑल्टमैन से? मैं तभी मिला, 2016 में मिला। ओके, और उन्होंने आपसे कहा कि वो ऐसे कुछ बना रहे? नहीं, उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे वो पूरा स्टेल्थ मोड में था। मुझे पता चला 2019 में, एंड दैट टू नॉट फ्रॉम हिम बट फ्रॉम समवन वर्किंग विद। क्या बोले वो, कुछ बन रहा है? उन्होंने कहा कि एआई इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। मैं वाई कॉम्बिनेटर कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरा एक काम है जो मेरे को लगता है सबको करना चाहिए। माई जॉब, और जिसमें हमने बात की कि स्लो लुकिंग क्या होती है, माई जॉब इज टू नो ट्रेंड्स ऑफ द फ्यूचर। अगर मैं आज से 7-8 साल बाद क्या होने वाला है उसमें अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो अगर मैं खराब भी इन्वेस्ट कर रहा हूं ना, मैं अपने आप सुनामी पे चढ़ जाऊंगा, जैसे हमने कोवर्किंग में किया। मुझे पता था 2018-19 में कोवर्किंग की डिमांड इतनी ज्यादा आएगी कि बेकार कोवर्किंग सेंटर्स भी चलने लग जाएंगे। सो यू शुड नो व्हाट आर द ट्रेंड्स। सो एक ट्रेंड, एंड मैं हमेशा पूछता रहता हूँ ट्रेंड्स क्या है जहाँ पे मेरे को अपनी एनर्जी और टाइम लगाना चाहिए, जहाँ पे वेल्थ क्रिएशन हो सके। एआई, उस टाइम पे मेरे को पता चला कि एआई में बहुत एक्टिविटी हो रही है, तब मेरा वहाँ से इंटरेस्ट आया। दूसरा ट्रेंड रोबोटिक्स। जितना मैनुअल काम है ना, हमें लगता है रोबोट एक, हमारे दिमाग में शुरू से रोबोट एक ह्यूमनॉइड है जो चल रहा है यहाँ वहाँ और काम कर रहा है। रोबोट का 95% एरिया इज एआई, 5% वो मशीन है और जो वो उनके मेटल और वो सब है। रोबोटिक्स आने वाले समय में, और रोबोटिक्स के लिए इंडिया में क्यों नहीं रोबोटिक्स आया? एक्चुएटर्स इंडिया में नहीं बनते हैं, साउथ कोरिया में बनते हैं। जो उनकी मोटर मशीन होती है जिससे रोबोट चलता है, अपने आप को बैलेंस करता है। हमने एक रोबोटिक्स कंपनी में वी होल्ड अ सिग्निफिकेंट इक्विटी इन इंडिया कॉल्ड एसिमोव रोबोटिक्स। उन्होंने 6 फीट का अपना रोबोट बनाया इंडिया में, दैट बिकेम द फर्स्ट पुलिस ऑफिसर ऑफ इंडिया, केरला पुलिस में। हमने आप उसके पास जाके अपनी एफआईआर लिखवा सकते हैं। हमने ये देखा रोबोट हमारे दुनिया के अंदर इतना सिग्निफिकेंट अपहेवल क्रिएट कर सकता है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। इतने काम ऐसे हैं जो रोबोट्स करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। रोबोटिक्स विद एआई इज अ ट्रेंड विच इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमैनिटी इन माय ओपिनियन। कब होने वाला है ये? होना चालू हो गया। यूएस में, सैन फ्रांसिस्को में लास्ट ईयर आई हैव सीन सो मेनी कार्स दैट आर सेल्फ ड्राइविंग, चाहे पार्शियली सेल्फ ड्राइविंग। मॉल से गाड़ी पार्किंग लॉट से खुद गाड़ी चल के आती है, एंड दिस इज हैपनिंग। हमें लगता है, लोगों को लगता है कि नहीं, ये कहाँ हो रहा है। ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल पता चलेगी जब गाड़ी दिल्ली में या बॉम्बे में चलेगी। यहाँ पे कोई लेन ड्राइविंग नहीं है, कुछ नहीं है, बट स्टिल ये होना चालू हो गया। रोबोटिक्स में कोबॉट नाम की एक कंपनी है, कुका नाम की एक कंपनी है। कुका इज फिनोमिनल। कुका इंडिया में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अमेजोन के पास पता है कितने रोबोट्स हैं अपने वेयर हाउसेज में? 1 लाख रोबोट्स। और हमें लगता है कि रोबोट्स नहीं आए हैं। अभी तक रोबोट्स हमारे पर्सनल रेजिडेंशियल यूज में नहीं आए। इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स ऑलरेडी एक ह्यूज $300 बिलियन का एंटरप्राइज इज वैल्यू का पूरा इंडस्ट्री है। कुका रोबोटिक्स क्या करता है? अगर आप टेस्ला की गीगा फैक्ट्रीज में चले जाएं, टेस्ला के अंदर रोबोटिक इंटरवेंशन इतनी ज्यादा है जो आप सोच भी नहीं सकते। अभी हम साउथ इंडिया में एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर देवी शेट्टी चलाते हैं वो हॉस्पिटल। उन्होंने एसिमोव रोबोटिक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया दैट हेल्प अस फाइंड रोबोटिक नर्सेस जो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं। बिकॉज नर्सेस का इतना टाइम वेस्ट हो रहा था, दे आर नॉट ट्रांसपोर्टर्स। रोबोट जाता है,
ट्रांसपोर्ट करता है और वापस आता है। अब आप सोचिए उसमें इतने सारे, उसमें लिफ्ट भी इन्वॉल्व है। लिफ्ट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके, क्योंकि रोबोट को तो बटन नहीं दबाना आता, जब रोबोट पास आएगा तो ऑटोमेटिकली वो बटन दब जाएगा। सो ये एक इकोसिस्टम है जिसको डेवलप करने के लिए या तो ग्रीनफील्ड का मतलब हुआ शुरू से जीरो से चालू करना, या फिर ब्राउनफील्ड जिसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज करना। एग्जाम्पल, रोबोट को ये समझाना कि वहां पे सीढ़ी है, नहीं तो रोबोट गिर जाएगा। पहली बार गिरेगा, उसके बाद वापस उठेगा। रोबोट को मैं आपको बताता हूँ, मैं एसिमोव रोबोटिक्स हेडक्वार्टर्स गया, मैंने रोबोट से पूछा, मैंने कहा कैन यू मेक अ टी फॉर मी? रोबोट, एंड शी इज अ फीमेल, हम विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने कहा उनको हम लोग शी बोलेंगे, तो उन्होंने कहा आई कैन मेक अ टी फॉर यू डॉक्टर मालिक, शी रिकॉग्नाइजेज माई फेस बिकॉज ऑफ माई फेसबुक। आई सेड हाउ मच टाइम विल इट टेक? शी सेड मुझे 31 घंटे लगेंगे। मैंने कहा क्यों? कहती मुझे 30 घंटे लगते हैं नमक और शक्कर को डिफ्रेंशिएट करने में, क्योंकि मुझे पता नहीं है वो क्या होता है। अब वो चेंज हो रहा है। पिछली बार गया, अब उसने कहा मुझे 1 घंटा लगता है। धीमे धीमे आएगा वो, 5 मिनट में आपको चाय बना के दे देगी, पूरा खाना लेके आती है वो। मैं आपको वो वीडियो भेजूंगा। ये कहाँ है? कोचिन। We had invested in 2014. I'm so passionate about robotics. हमने robotics की सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, but we have invested significantly in that. कौन सी कंपनी है? Asimov Robotics. Okay. There's a very phenomenal थोड़ा सरफिरे हमारे फाउंडर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। आप यहाँ वाईसी की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, रोबोटिक्स कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आप शार्क टैंक देखते हो आप क्या सोचते हो? शार्क टैंक इज फिनोमिनल। मुझे लगता है शार्क टैंक ना इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को डेमोक्रेटाइज कर गया। इट इज वो बेसलाइन एंटरप्रेन्योरशिप को, D2C प्रोडक्ट्स हो गए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आज देखिए 2 टाइप की कंपनी है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता है। लोगों को लगता है, पता है लोग क्यों स्टार्टअप्स में पैसा लूज करते हैं? बिकॉज उनको ये नहीं पता होता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स एंड स्टार्टअप्स विच आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एज अ वैल्यू सर्विस। आपको मैं डिफरेंशिएशन बताता हूँ। दुनिया में 2 टाइप के स्टार्टअप्स हैं। एक है प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स, Airbnb, Paytm, कंपनीज विच आर प्लेटफॉर्म्स में हमेशा पावर लॉ लगता है। पावर लॉ मतलब एफिशिएंसी ऑफ स्केल, नेटवर्क इफेक्ट्स, जिसमें क्या होगा, अगर फेसबुक क्यों वैल्यूएबल है? फेसबुक अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से वैल्यूएबल नहीं है। फेसबुक इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि फेसबुक के ऊपर 2 बिलियन लोग हैं या 3 बिलियन लोग हैं। जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा उनकी एबिलिटी है पैसा कमाने की। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क इफेक्ट्स, पावर लॉ। ऑन द अदर हैंड 90% स्टार्टअप्स वो होते हैं जो नॉर्मल ही काम कर रहे हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी को लीवर बना रहे हैं। एग्जाम्पल D2C प्रोडक्ट्स, उन्होंने ये प्लांट बेचना है लेकिन अमेजोन के जरिए बेचना है। आप समझे? ये दोनों में बहुत फर्क है। जो ये वाले स्टार्टअप्स हैं, OpenAI इस प्लेटफॉर्म कैटेगरी में आता है, Airbnb इस प्लेटफॉर्म कैटेगरी में आता है। इनका कर्व होता है, इनको बहुत टाइम लगता है ऊपर चढ़ने में, लेकिन जब ये ऊपर चढ़ जाते हैं, Airbnb ने पिछले क्वार्टर जो प्रॉफिट किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। दैट वाज बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इफेक्ट। ये जो स्टार्टअप्स हैं, ये वो स्टार्टअप्स हैं जो स्लोली ग्रो करेंगे, टेक्नोलॉजी को लीवर की तरह यूज करते हैं। 95% स्टार्टअप्स ही हैं और शार्क टैंक इन स्टार्टअप्स को रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से करता है। ये जो स्टार्टअप्स हैं, ये स्टार्टअप्स प्लेटफॉर्म बेस्ड है। इंडिया में कम है, बट सैन फ्रांसिस्को में ये बहुत ज्यादा है। जैसे OpenAI, जैसे गूगल, जैसे फेसबुक, दीज आर जिनमें स्टार्टिंग में बहुत पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि नेटवर्क इफेक्ट लाने के लिए आपको मार्केटिंग पे और कस्टमर एक्विजिशन पे बहुत खर्चा करना पड़ता है। ओके। D2C ब्रांड बनाने के लिए आपको खर्चा थोड़ी ना करना है, 1 लाख में आपका D2C ब्रांड रेडी हो जाएगा। भारत में सबसे सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म स्टार्टअप कौन सी है? Paytm। ओके। आज आप देखिए Paytm, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप रिजल्ट्स देखिए Paytm के। Paytm is a verb in our country. Seamless platform, उन्होंने पूरा का पूरा डिजिटल फाइनेंस चेंज कर दिया। एंड आप ये देखिए, इतने स्केल पे हर क्वार्टर 20 से 25% ग्रो करना इज वेरी डिफिकल्ट। वो इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज इट इज अ नेटवर्क इफेक्ट गेम। ओके। कैसे compete कर रहे हैं जीपे के साथ या बाकी सारे UPI एप्स के साथ? आई थिंक सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि Paytm का जो फोकस है ना, that is not only UPI, their biggest cash cow will be lending. Eventually Paytm will become one of the largest. हमारे देश को है ना पैसे की बहुत जरूरत है। हमारा देश आज भी 91% देश हमारा $90 से कम कमाता है। हमारे देश को क्रेडिट की बहुत जरूरत है, और ये क्रेडिट है मीडियम क्रेडिट,
ये वो क्रेडिट, ये माइक्रो फाइनेंसिंग नहीं है ना, ये लोन्स है। हमारा बैंक जो है वो तो लोन्स ही नहीं दे पाता। बैंक सिर्फ और सिर्फ आपका अगेंस्ट प्रॉपर्टी और ये सब देखेगा। हमारे देश को इतनी लंबी साइकिल की जरूरत नहीं है। हमारे देश को 1 घंटे के अंदर लोन की जरूरत है। आज हमें क्रेडिट मिले ना, हमारा देश कहाँ से कहाँ हो जाए। अमेरिका में 97% क्रेडिट चल रहा है इस वक्त, लोगों को पता नहीं है। अमेरिका के पास अपना पैसा थोड़ी ना, उनकी प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, सब कुछ क्रेडिट पे चलती हैं। उनका सब कुछ इस वक्त सब कुछ लोन पे है। इंडिया के अंदर पेटीएम 1.5 लाख रुपए का लोन किसी को देता है। 1.5 लाख रुपए का लोन देने के लिए जो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फिनोमिनल है, क्योंकि उनके पास सारे कस्टमर्स हैं। तो उनका जो कोर फोकस है, लोगों को लगता है पेटीएम इज एन ऐप फॉर ओनली एंड ओनली ट्रांजैक्शंस। इट इज एन ऐप, बेसिक इट विल बिकम वन ऐप फॉर ऑल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ पर्सन। एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन पेटीएम। ओके, और कौन सी कंपनीज है जो भारत में which are doing well as platform companies? I would say I would say फ्लिपकार्ट, दो वो अब भारतीय कंपनी नहीं रही है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। I would say there are, मैं एथर को प्लेटफॉर्म मानता हूँ एंड आई माइट बी बायस्ड बिकॉज मैं इन्वेस्टर हूँ, बट एथर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हैं। उन्होंने जो जिस पैशन से अपना प्रोडक्ट बनाया है वो पूरा प्लेटफॉर्म है। मैं बैंगलोर गया इन्वेस्ट करने से पहले ना, तो मैं रेड लाइट पे किसी बंदे के साथ वेट कर रहे थे, तो मैंने पूछा, वो एथर चला रहा था, मैंने कहा आपको कैसे लगे? कहता आप गाड़ी बाजू में रोको। वो रुक गया मेरे को बताने के लिए, कहता मेरा स्कूटर नहीं है, मेरा कंप्यूटर है ये। कहता ये मेरे को सब बताता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, कितने पॉट होल्स हैं। दीज आर प्लेटफॉर्म्स आर देयर। एथर इज नॉट सेलिंग 2-wheelers, they are selling the most amazing EV machines which customers love. और प्लेटफॉर्म को मैं ऐसे देखता हूँ, वो हार्डवेयर तो नहीं चेंज कर सकते, पीछे से एथर अपने सॉफ्टवेयर चेंज करता रहता है, अपडेट भेजता रहता है। ओके, हाँ, क्या पूछूं आपसे सर नेक्स्ट? आई वांट टू एक्चुअली नो अबाउट फ्यूचर मोर। जब आप कह रहे हो कि यू कॉन्स्टेंटली स्टडी द फ्यूचर, जब मैं आपसे मिलता हूँ मेरी भी एक एजुकेशन हो जाती है। सो आई एम ग्लैड कि वी आर रिकॉर्डिंग दिस एजुकेशन सेशन। और कौन से ट्रेंड्स है रोबोटिक्स, एआई के अलावा? So I'll tell you anything. So a couple of trends which will emerge now is one, luxury buying. लोग ना कोविड के बाद एक सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल वॉश हुआ है पूरी दुनिया में, जहां पे लोगों को पता चल गया जीवन की कीमत, हम लोग बहुत फ्रजाइल हैं। People have started buying expensive houses. People want to buy, और तभी आप देख सकते हैं LVMH, पिछला क्वार्टर LVMH का दुनिया का, उनकी हिस्ट्री का, लुई विटॉन का सबसे बड़ा क्वार्टर था। वो शायद दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। सोचिए, द रीजन इज दैट so luxury buying is going to increase in ways unimaginable. Informal education, the concept of people who are not teachers becoming teachers via phenomenal humans like you who have, पता है humans और apes में सिर्फ 2 चीजों का फर्क है। आपको पता है DNA में कितना फर्क है? 1%. 1%, just 1%. And the second difference is curiosity. We are curious. As humans, we are curious. जब मेरी बेटी मुझसे पूछती है ना, ये क्या है, ये क्या है, में जितनी शक्ति है, तो हो क्या रहा है इस डिसरप्टिव दुनिया के अंदर? माइक्रो कंटेंट ऑन विच इज अवे फ्रॉम NCERT की कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। माइक्रो कंटेंट मतलब शॉर्ट रील्स 1 मिनट में अगर आप कॉन्सेप्ट्स बता दो, वो जो NCERT में नहीं लिखे हुए, उनकी कंजम्पशन सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाली है। नैनो टेक्नोलॉजी, वी आर एंटरिंग, मटेरियल साइंसेज में बहुत तब्दीली आएगी। एग्जाम्पल, यूनिक्लो ने अपना कपड़ा निकाला जिसमें वो इलेक्ट्रिकली आप उसको चार्ज कर सकते हैं। आप जापान में बाहर जाइए, ठंड बहुत लगती है, तो आपको वो अपने आप गर्माहट अंदर से देगा। ये बहुत छोटे छोटे यूज केसेस हैं। एग्जाम्पल, मटेरियल साइंसेज में स्पेस में भेजने के लिए आपको है ना कॉन्टिन्यूअसली मटेरियल साइंसेज पे बहुत इनोवेशन करने की जरूरत है। तो ऐसे ऐसे अलॉयज और एलिमेंट्स बनेंगे आने वाले समय में जिसमें आपका वेट कम होता जाएगा। एविएशन में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। हमारे दोस्त हैं ब्लेक, वो बूम सुपरसोनिक प्लेन्स बना रहे हैं। न्यूयॉर्क से लंदन 2.5 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर। कब होने वाला? इन प्रोसेस है। 26 प्लेन्स वो बेच चुके हैं। अब सारा कुछ अब अपने रेगुलेटर के पास है और होपफुली फर्स्ट फ्लाइट 2026-27 में आएगी। वाओ, अब 3 घंटों में अब यूरोप पहुंच गए न्यूयॉर्क से।
भारत से? भारत तो अभी तो उनके नक्शे में नहीं है, बट अभी उन्होंने जो बताया है वो 3-3.5 घंटे में न्यूयॉर्क से लेके लंदन है। इंसान की हेल्थ को कुछ होता है अगर वो सुपरसोनिक स्पीड पर कहीं जा रहा है? नहीं, ट्रांसपोर्ट बदलने वाला है ओवरऑल। सिग्निफिकेंटली हाइपर लूप्स आ जाएंगे हर जगह। क्या क्या होता है हाइपर लूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ट्रेन्स चलेंगी वैक्यूम में। वैक्यूम में क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होती तो उसकी वजह से आपकी स्पीड बहुत तेज होएगी। एक बेसिकली टनल होता है, एक टनल होता है जहाँ वैक्यूमाइज टनल है। बिल्कुल। तो बेसिकली जो ट्रेन है अंदर वो किसी सरफेस को टच नहीं कर रही, वो हवा को टच कर रही है बेसिकली। बिल्कुल। इससे उसकी वो उसकी ट्रेन की speed बहुत स्पीड तेज होती है। बहुत ज्यादा होती है और वो ट्रेन बहुत स्टेबल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये लगा लीजिए बॉम्बे पुणे आप आधा घंटे में कर सकते एंड दिस इज ये इन सब के टेस्ट चल रहे हैं। वर्जिन हाइपरलूप ने अपना पहला टेस्ट कंडक्ट किया है। शायद मुंबई एक वर्क सिटी बन जाएगी और सब लोग पुणे में रहेंगे। एब्सोल्युटली। सिटीज को लेके ना सिग्निफिकेंट चीजें डेवलप हो रही हैं। सिटीज के एग्लोमरेशन के ऊपर फ्यूचर डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त होने वाली। क्या है वो शब्द? सिटीज में क्या होगा, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही, लोग काम कहीं और करेंगे। और जैसे मेरठ है, मेरठ में लोग रहना पसंद करेंगे और काम शायद दिल्ली में आके करें, क्योंकि अब मेरठ दिल्ली सिर्फ 15 मिनट दूर हो जाएगा। तो ये फ्यूचर है। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बदलाव आएगा, हेल्थ केयर में बहुत बदलाव आएगा। अभी तक अब मैं अगर आपसे पूछूं आपने पिछली बार अपना कोलेस्ट्रॉल चेकअप कब किया था और उसका डेटा कहाँ है, और पिछले 10 बार का डेटा कहाँ है, आपके पास नहीं होगा। पर्सनलाइज्ड डेटा हेल्थ केयर का, ये बहुत बड़ा इंटरफेस बन जाएगा। ऐसे ही करके मुझे लगता है इंटरनेट की वजह से डेटा हर जगह होगा और उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आपके पास एआई होगा जो आपको वो छान के फिल्टर करके आपको ठीक डेटा देगा। ऐसे ही अगर आप मुझसे ट्रेंड्स की बात करें, मैं इसको ऑटोनॉमस व्हीकल्स, मेरे को लगता है बहुत बहुत हाई पोटेंशियल है उनमें। ऑटोनोमस मतलब सेल्फ ड्राइविंग। ओके। ईवी तो आई थिंक ईवी का तो इतना हाई पोटेंशियल है जो आप सोच ही नहीं सकते। रोबोटिक्स मैंने आपको बताया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये हुआ एवरी नॉन लिविंग थिंग, जो भी निर्जीव चीज है ना वो लिविंग बन जाएगी। कैसे? आप बल्ब के अंदर छोटी सी चिप लगा के, और चिप्स की कॉस्ट बहुत कम हो गई है अब, छोटा सा चिप लगा के आप उसको है ना ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये कितना इलेक्ट्रिसिटी खाता है। इसको ये अपने आप बंद हो सकता है आपके मोबाइल से। यहाँ बैठे हो आप कहीं और में हैं, आप ये देखिए, छोटा सा एग्जांपल है। लोग अपने लॉक्स को, एक इतनी सारी कंपनीज आ रही हैं लॉक्स में, आपको कुछ नहीं करना, आप न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, आपका दोस्त आया, आपने कोड दिया और वो लॉक खुल जाएगा। उस कोड के बिना नहीं खुल सकता। ये छोटी छोटी चीजें आप देखेंगे आपके आसपास। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, लोग कहते हैं हाउ डू आई बिकम लकी, हाउ डू यू मैन्युफैक्चर लक? आई ऑलवेज टेल देम वन थिंग, द इजिएस्ट वे टू मैन्युफैक्चर लक इज read trends, read about and have keen observation, read history. हिस्ट्री की बड़ी अच्छी बात पता है क्या है? हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। सिर्फ किरदार बदलते हैं हम, है ना। हिस्ट्री से कभी कुछ सीखते नहीं है। रीड हिस्ट्री। मेरी ना अभी भी ऑफिस में पीछे लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑन परेड बाय कार्लटन ब्राउन। आप है ना हिस्ट्री देखिए, जो पहले हुआ है ना उसके चांसेस आने वाले समय में होने के बहुत ज्यादा हैं। बट एज एन एंटरप्रेन्योर आप हिस्ट्री को कैसे यूज करते हो? आई अंडरस्टैंड एज अ पॉलिटिशियन या एज अ जियोपॉलिटिक्स ऑब्जर्वर वो वाले ट्रेंड्स रिपीट होते हैं, बट एज एन एंटरप्रेन्योर आप कैसे मैं आपको ऑब्जर्व बताता करते हो? हूँ, सबसे पहला, बाबर को अगर आप स्टडी कर रहे हो ना, यू विल बिकम अ फिनोमिनल एंटरप्रेन्योर। लीडरशिप स्किल्स जो बाबर में थी वो कहाँ से आए थे? वो एक छोटे से कस्बे से आए थे, और वहां से वो कैसे उन्होंने हुकूमत हिंदुस्तान को कंट्रोल किया, और इतनी इतनी यंग एज में उन्होंने कैसे कंट्रोल किया। आप अकबर से इतना सीख सकते हो। आई थिंक हिस्ट्री हेल्प्स यू लर्न लीडरशिप। एट द सेम टाइम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप जैसे स्टीव जॉब्स है, मैं स्टीव जॉब्स की बहुत सारी चीजें, सारी वीडियोस देखता हूँ। आप अगर उनकी पहली वीडियो देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि वो कैसे सोचते थे, क्लैरिटी कैसे आई। सो आई जस्ट फील हिस्ट्री इज समथिंग, बिकॉज आप आगे का तो नहीं देख सकते, पीछे से आप सीख जरूर सकते हैं। कैसे थे स्टीव जॉब्स पहले? बहुत फिनोमिनल थे, थोड़े से एराटिक थे इन टर्म्स ऑफ हिज थॉट प्रोसेस, बट एक चीज जो उनमें शुरू से थी वो ये थी, उनके पास बहुत डीप सेंस ऑफ पर्पस था एंड क्लैरिटी ये थी कि मुझे कंज्यूमर्स के लिए एक ऐसी चीज बनानी है जो देखी हो ना सुनी हो। हम लोग हमेशा ऐसी इनोवेशन, इंक्रीमेंटल इनोवेशन करते हैं। उन्होंने ऐसा ऑफिस बनाया, मैं 15% बेटर बनाऊं दुनिया, ना कि 1%। यस। ये दुनिया में ये ऐसे लोग हैं जो
कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं चीज़ों को। आप देखिए आईपॉड से कैसे उन्होंने, आईफोन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द ओनली प्रोडक्ट दैट हैज garnered so much profits after oil discovery by humans. iPhone is the only product. iPhone से पहले सिर्फ ऑयल था जिसने इतने प्रॉफिट्स निकाले हैं। क्या ऑयल का यूजेज खत्म हो जाएगा? ऑयल का यूजेज तो पक्का खत्म होना ही है, क्वेश्चन है कब खत्म होगा। मुझे ऐसा लगता है बाय 2035 हमारी डिपेंडेंस ऑन ऑयल विल बी वेरी लेस। वी विल हैव ऑयल बट हमारी डिपेंडेंस कम होगी दुनिया भर में, एटलीस्ट इन डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया। आई कैन टेल यू जहाँ पॉलिसीज बहुत अच्छे से बन रही हैं। अगर आप यूएस की बात करें वहां पे तो आप देख ही रहे हैं। और लास्ट चीज तो मैंने आपको लक के बारे में बता रहा था। सबसे पहले है आप कीन ऑब्जर्व कीजिए, सेकंड है हैव बोल्डनेस टू टेक एक्शन। पीपल डोंट जंप। अगर आपके दिमाग में आइडिया है ना, आप चालू कर दो। बहुत लोग है ना कि नहीं ये नहीं हुआ तब चालू करेंगे, मुझे अभी आइडिया समझ नहीं आया। आपको ना कभी कुछ समझ नहीं आएगा। The easiest way of learning something is by doing. The easiest way of doing something is by bias for action. And the third thing is develop trust. मैं आपको trust का पिछली बार बताया था, but trust is something which is so important in life. By the end of the day, 99% of all your opportunities will come from humans. अगर आप मेरे को ट्रस्ट करते हैं तो आप मेरे को है ना, you will say कि नहीं यार, और मैं है ना रितेश भाई को अपॉर्चुनिटी दूंगा। अगर आप मेरे को ट्रस्ट नहीं करते ना, आप है ना कभी अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पीपल अराउंड मी बिकॉज आई एम सो ग्रेटफुल। मेरे पास ना इतने सारे लोग हैं, आई जस्ट डोंट नो लाइक आई वेदर आई डिजर्व दिस और नॉट, बट दे गिव मी सो मेनी अपॉर्चुनिटीज विच आई जस्ट फील दैट आई मे नॉट डिजर्व ऑल्सो, बट आई रियलाइज ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 2 सवाल है। एक्चुअली मैं पहले से पहला सवाल पूछूंगा। आपने ऑयल की बात करी कि ऑयल का यूजेज शायद 2035 तक खत्म हो जाएगा, तो फिर गल्फ का क्या होगा? हबीबी क्या होने वाला है? गल्फ सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया, आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम मिडल ईस्ट। हमारे जो यूएई हैं, आप देखिए वो टूरिज्म हब। अब वैसे भी आप देखिए दुबई की डिपेंडेंस ऑन ऑयल इज हार्डली 5% to 4%। वो कहते हैं 1% है, बट 4 to 5% डिपेंडेंस है ऑयल की। उन्होंने अपने आप को इतना सिग्निफिकेंटली, वो नेक्स्ट सिंगापुर बन रहा है। तो मुझे लगता है कि दे विल डू एक्सट्रीमली वेल। दे विल डेवलप अ पैरेलल इकोनॉमी, टूरिज्म एंड न्यू सिटीज, क्योंकि वहाँ पे इतना लैंड है। जैसे नियोम बन रहा है, नियोम एक प्रोजेक्ट है जो सऊदी अरेबिया में बन रहा है। 170 किलोमीटर की लाइन बन रही है जहाँ पे 500 मीटर की हाइट और 170 किलोमीटर की लाइन, और वहाँ पे 1 से 10 मिलियन लोग रहेंगे इवेंचुअली। हाइट मतलब 500 मीटर की हाइट, लाइक माउंटेन नहीं, स्काई स्क्रेपर। 170 किलोमीटर की लाइन पे 100 और 500 मीटर की हाइट का स्ट्रक्चर बन रहा है। आप नियोम स्टडी कीजिएगा, इट्स अ फिनोमिनल। अगर वो बना पाते हैं, इट विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल मार्वल इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। बताइए क्या है? सो लाइन एक रेड सी, सऊदी अरेबिया के अंदर एक प्रोजेक्ट बन रहा है विच इज अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जिसकी कंस्ट्रक्शन चालू हो गई है। रेड सी से लेके 170 किलोमीटर की लाइन बन रही है विच इज 500 मीटर्स टॉल। लाइन मतलब क्या? लाइन एक आप फोटो देखेंगे, इट इज स्ट्रेट लाइन जिसपे लोग रहेंगे। दोनों तरफ वहां पे घर होंगे और डिफरेंट लेवल्स पे वहां पे आपके रेजिडेंशियल कैचमेंट्स हैं, वहां पे कमर्शियल वर्क है, लोग वहीं काम करेंगे और कोई रोडवेज नहीं है, सिर्फ एक हाइपर लूप है बीच में और लोग उसी के ऊपर नीचे रहेंगे। एक ब्लॉक है बेसिकली। एक ब्लॉक है 170 किलोमीटर्स बाय 500 मीटर्स हाइट। मतलब एक बिल्डिंग के अंदर शहर बना रहे हैं। यस दोनों तरफ मिरर्स हैं। हाँ जी, दोनों तरफ शीशा है। क्यों? They want to build a greenfield project in the middle of nowhere and create a carbon neutral city which is not dependent on oil, which produces its own energy, which has 20 मिनट में जो आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं एक हाइपर लूप से। और जहां पे है ना, क्योंकि फ्यूचर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट वो एक कॉन्सेप्ट दिखाना चाह रहे हैं, एंड अगर उन्होंने बना दिया उस जगह से इतना रेवेन्यू आएगा जो तेल से कभी नहीं आ सकता। क्यों? रेंट लोग खरीदेंगे ना जगह। आप दुबई में आज आप देखिए फ्री होल्ड तब्दील कर दिया, लोग खरीद रहे हैं। आज दुबई की रियल एस्टेट पिछले 5 साल के अंदर कितनी बढ़ गई है।
इवेंचुअली जहां ह्यूमंस आएंगे वहां पे खर्चा होगा, जहां खर्चा होगा वहां पे गवर्नमेंट को टैक्स आएगा। दुबई 5% का वैट चार्ज करता है, ये 5% से उनकी पूरी सरकार चल जाती है। अब वो 9% का इनकम टैक्स लेके आएंगे। तो जहां पे भी लोग आ गए, आप ये सोचिए पिछले साल आपको पता है इंडिया में कितने टूरिस्ट आए थे? 39 लाख। दुबई में अकेले 42 लाख आए थे पिछले साल, सिर्फ दुबई शहर में, यूएई की बात नहीं कर रहा। ये पूरे हिंदुस्तान, हुकूमत हिंदुस्तान में सिर्फ 39 लाख टूरिस्ट और 40 लाख 42 लाख सिर्फ दुबई में। दैट्स द पावर ऑफ बिल्डिंग अ मॉडल सिटी। मुझे ऑनेस्टली पता भी नहीं मैं अब आपसे क्या पूछूं सर। आफ्टर कवरिंग सो मेनी टॉपिक्स, व्हाट्स द वन दैट एक्साइट्स यू द मोस्ट अदर देन दीस? For me, climate change is something I'm very passionate about. We are creating a havoc. Earth is the only planet. While we talk about Mars, धरती अकेला planet है अभी तक ब्रह्मांड में जहाँ पे हमारे पास लाइफ है जी। हम उसी लाइफ को खराब कर रहे हैं। सो इनफैक्ट मैं अगले हफ्ते अभी 4 दिन के अंदर ग्रीनलैंड जा रहा हूँ। हम एक ऐसे आइसबर्ग पे जा रहे हैं जो 2.5 लाख साल पहले बना था और अब वो टूट टूट के पानी में गिर रहा है। क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत कुछ हो रहा है। और आपको पता है ऑयल क्यों इम्पोर्टेंट है? ये बहुत कम लोगों को पता है। ऑयल इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑयल कैन बी ट्रांसपोर्टेड। ऑयल बनता सऊदी अरेबिया में है और कंज्यूम यहाँ पे हो सकता है। ऑयल कैन बी ट्रांसपोर्टेड। प्रॉब्लम विद अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज वो ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हो? जी, अगर आप बात करें विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी आपने किसी विंडी एरिया में निकाली, वो दिल्ली आते आते वो एनर्जी आधे से भी कम हो जाती है। इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रीन अमोनिया इज द न्यू एरा ऑफ क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी हम सबको चाहिए। आपकी गाड़ियां एनर्जी से चलती हैं, जितनी लाइट्स आप देख रहे हैं सब एनर्जी से चलती है। ग्रीन एनर्जी यानी कि जिससे पोल्यूशन नहीं होता। यस, ओके। जो कार्बन यूनिट्स एमिट नहीं करते एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ग्रीन अमोनिया से मुझे बहुत उम्मीद है। क्या है वो? ग्रीन अमोनिया एक ऐसा पदार्थ है जो क्लीन तरीके से बनता है और जो ऑयल की तरह ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो आप ये देखिएगा ऑयल के ऊपर हमारी डिपेंडेंस इसलिए है क्योंकि ऑयल ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को पता नहीं है ये। ऑयल कैन बी ट्रांसपोर्टेड, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। मतलब जब आप मान लो विंड एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, यहाँ से वहां आपको वायर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा और उस वायर में एनर्जी लॉस हो जाता है। बिल्कुल। और अगर आप विंड में बात करें, मुझे एनर्जी का बहुत पैशन है। विंड टर्बाइंस का साइज और बड़ा होता जा रहा है। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा विंड टर्बाइन कितना बड़ा है? इट इज ऑफ द हाइट ऑफ आईफिल टॉवर्स एंड दिस इज द हाइट ऑफ द विंड टर्बाइन एंड नॉट ऑफ इट्स ब्लेड अलग है उससे। आईफिल टावर, एंड वो कहाँ लगा हुआ है? वो एक ऐसे समुद्र में लगा हुआ है जहाँ पे बहुत तेज तीव्रता से आती है विंड्स। ये एक कोस्ट पे है, मुझे एग्जैक्ट कोस्ट का भी नाम याद नहीं आ रहा, बड़ा डिफिकल्ट नाम है, बट मैं आपको जरूर भेजूंगा। इट्स अ फिनोमिनल प्लेस जहाँ पे उन्होंने 5000 विंड टर्बाइंस लगाए हुए हैं ऑफ द साइज ऑफ आईफिल टावर। ऐसे ही करके सोलर में, अब सोलर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सोलर बहुत कम होता जा रहा है। सोलर तब वर्कआउट करेगा जब हम सबकी छतों पे सोलर लगेगा। सो आई थिंक कुछ ना हमें कॉन्शियस कॉल्स लेने पड़ेंगे एज ह्यूमंस। ये हमें को ना स्कूल्स में नहीं सिखाते। हमें सिखाना चाहिए कि आप कैसे, वी शुड फर्स्ट बिकम गुड सिटीजन्स ऑफ दिस प्लैनेट, नॉट ऑफ इंडिया बट ऑफ दिस प्लैनेट। हम जब कार्बन निकाल रहे हैं सिर्फ इंडिया के लिए नहीं निकाल रहे हैं, हम पूरी दुनिया के लिए निकालते हैं। हम चाइना के बाद हम हमारे देश के अंदर टॉप 10 सिटीज जो पोल्यूटेड हैं 9 हमारे देश से आती हैं। वी शुड बी एब्सोल्युटली, और उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। ये क्यों हुआ है कि 9 हमारे देश से निकल गया है? सबसे बड़ा कॉज एटलीस्ट जो नॉर्थ इंडिया दिल्ली का है वो है स्टेबल बर्निंग। मतलब जो हम लोग धान होती है, जो हमारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, हम उसको जला देते हैं। उसके लिए इसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए। इन माय ओपिनियन वी शुड हैव द मोस्ट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर दिस। इस पे कोई छोटा सा फाइन है तो इसलिए लोग फाइन दे के या किसी को दे दुआ के खत्म कर देते हैं। 90% पोल्यूशन दिल्ली का उसकी वजह से है, और तभी ये आता है जब आपके फसल कटने वाले दिनों में होता है। ट्रांसपोर्टेशन पोल्यूशन है ना, उतना ज़्यादा नहीं है दिल्ली में। हमें लगता है उसकी वजह से है, बट उसकी वजह से इतना ज़्यादा नहीं है। पर आई थिंक बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि क्या कहा आपने, व्हाट्स द टर्म? स्टेबल बर्निंग। तो स्टेबल बर्निंग के बारे में लोग जानते हैं, पर ये प्रैक्टिस बहुत टाइम से चल रही है, तो कोई रुकाता क्यों नहीं?
ये ना दो चीज़ों की वजह से रुकेगा। सबसे पहला एक तो आता है इंट्रिंसिक। जैसे हम लोग जैसे मैं स्टारबक्स जाता हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं वो इन व्हाट कप वुड यू लाइक टू हैव। आई ऑलवेज टेल देम आई वुड लाइक टू हैव इन द कप विच इज़ गुड फॉर माई एनवायरनमेंट। तो हमें है ना पहले तो एजुकेशन लेयर चेंज करनी पड़ेगी। मुझे लगता है हर क्लास में 3 या 4 घंटे हमारे को देने चाहिए, हम कैसे अच्छे नागरिक बने। हम सिविक्स को है ना छोटी सी किताब पढ़ते हैं, सिविक्स इतनी मोटी किताब होनी चाहिए। हाउ डू यू फॉल इन लाइन, हाउ डू यू, हमारे देश के अंदर लाइन कोई नहीं बनाता। ये मैं आपको जस्ट छोटे से अपने हैबिट्स के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जब आप प्लेन में जाएंगे, दिल्ली स्पेशली, आप जैसे ही प्लेन में जाएंगे ना 3 या 4 लाइनें बनी होती हैं। वो कोई वहां से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है। एक बेसिक डिसिप्लिन ऑफ लाइन फॉर्मेशन इज अ वेरी सिंपल डिसिप्लिन जो सिविक से आता है। सेकेंडली हमें है ना लोगों को बच्चों को बताना चाहिए कि कैसे हमारे कौन से डिसीजंस सबसे ज़्यादा खराब हैं। आपको पता है हम आज भी मैं अपने सारे एसीज का टेम्परेचर 24 पे रखता हूँ, बिकॉज डू यू नो 18 पे मेरे को ठंड लगती है बट मैं बंद नहीं करता। हमारे सारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स का टेम्परेचर 18 पे चल रहा होता है और हम 24 पे कंफर्टेबल रहते हैं। बट वी हैव दिस हैबिट कि नहीं, हमें है ना ठंड, लोग क्या करते हैं एसी 18 पे चलाते हैं और इतनी मोटी वो चादर लेके सोते हैं। सो दैट एंड दे डोंट रियलाइज एसीज की वजह से कितना पोल्यूशन होता है। सो आई थिंक बेसिकली हमें है ना ये सेंसिटाइजेशन करनी पड़ेगी क्लाइमेट चेंज के लिए, एंड यू हैव द पावर to actually sensitize and go to Ladakh, talk to Sonam, talk to people and tell people कि ये गलत है, ये मत कीजिए आप। ओके रितेश सर, इस पॉडकास्ट के एंड में मैं आपको एक्शनेबल्स के बारे में पूछना चाहूँगा। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को सुन रहे, यंग प्रोफेशनल्स पॉडकास्ट को सुन रहे, एआई की बातें करी, फ्यूचर ऑफ बिजनेस की बातें करी, पर अब एज 22-year-olds ऑन एन एवरेज कहाँ से शुरुआत करें? फर्स्ट मैंने आपको बताया टू मैन्युफैक्चर लक, the first thing that you do is read every day. Whatever you are, wherever you are, read every day. Reading will help you be on top of things which you can't even imagine. And reading does not mean people displace reading with a lot of content online. Read books, read and पढ़ने से कुछ नहीं होता. The only thing that you do is if you read a book, concise that book into a small presentation of 5 or 6 slides. अगर आप हर दिन, मैं हर दिन 3 घंटा पढ़ता हूँ, अगर आप हर दिन 3 घंटा पढ़ने लग गए, आप ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में एक अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। वो प्रेजेंटेशन को आप दुनिया में बांटो और जितना सीख रहे हो ना लोगों को बताते जाओ। सबसे पहला बेनिफिट आपका होता है। रीड एवरी डे। एंड नाउ द क्वेश्चन इज हम क्या पढ़ें? आप है ना दुनिया के बेस्ट, आप अपना इंस्टाग्राम का टाइम कम कीजिए। आप अपना इंस्टाग्राम एक कोकीन है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंस्टाग्राम ना इतना कंटेंट है उसके अंदर, वो आप है ना आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। इट इज वर्स देन कोकीन बाय द वे, बिकॉज इट इज नॉट रेगुलेटेड। आप ये लगा लीजिए, आप अपने आप को है ना डिसिप्लिन सोल्जर की तरह कुछ टाइम के बाद अपना फोन बंद कीजिए और फोकस कीजिए, रीड बुक्स एंड गेट टू नो योर पर्पस ऑफ लाइफ। एट 22 अगर आपको ये पता चल गया, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, एक कॉन्सेप्ट है लोगोथेरेपी। लोगोस मीन्स मीनिंग एंड थेरेपी मीन्स फाइंडिंग meaning. If you find the meaning of your life, you will be the happiest in the world. Do you know why you are happy today? At night, at such you do podcast. This is very what your job is so hard. Yours and I was just telling my wife, your job is so hard. I cannot do your job, but you do this because this is the purpose of your life. Helping people navigate their problems by talking to other people and helping them find solutions by listening to you. ये आपका पैशन है, ये आपका, दिस इज योर मीनिंग ऑफ लाइफ। अगर आपने 22 साल की उम्र में आपको अपना मीनिंग ऑफ लाइफ पता चल गया ना, पैसा तो आएगा ही आएगा, उससे ज्यादा यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारा एजुकेशन सिस्टम, आई बिकेम अ डॉक्टर एट द एज ऑफ 24 एंड एट द एज ऑफ 26 आई रियलाइज्ड, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ? आई एम वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटीरियर डिजाइनर्स इन द वर्ल्ड। जस्ट इमेजिन, मतलब ये मेरे को स्कूल ने नहीं बताया, मेरे को बाद में पता चला कि डूड आई लव आर्किटेक्चर। मेरे को नियॉम के बारे में पता है बिकॉज आई लव दैट। कुछ लोग हैं जिनको गाड़ियों में इतना इंटरेस्ट है, उनको ये भी पता होगा वो कितना हॉर्स पावर है, क्या है। आप अपने है ना हिस्ट्री में जाओ और आप ये देखो आपको कौन सी ऐसी चीजें, आप आंख बंद करके देखो जिसमें आपको इतना मजा आता है, आपको लगता है कि यार इसमें तो चाहे फोन आ रहा है, गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है, फोन नहीं उठाऊंगा, ये पढ़ूंगा। फाइंड दैट द डे यू फाइंड मीनिंग ऑफ योर लाइफ।
अभी तक जिनको मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं पता होता वो क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, गुची खरीदते हैं, लुई विटॉन खरीदते हैं टू शो एंड हैव वैलिडेशन फ्रॉम द सोसाइटी. आपको मीनिंग पता आ गया ना अपने जीवन का, यू डोंट केयर व्हाट यू आर वेयरिंग, यू गिव अ शिट अबाउट द फैक्ट दैट लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. You get high on your purpose. Find your purpose. And the easiest way to find your purpose is do two things. One, read. Two, travel. आप ना ट्रेन में जाओ, ट्रैवल करो. और ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है हिंदुस्तान के अंदर, आप बजट में इतना सस्ते में ट्रैवल कर सकते हो. मेरे को बहुत लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, ट्रैवल कैसे करें. मैंने कहा हिंदुस्तान में ना आपको पैसे नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, जज्बा चाहिए. आप कहीं पे भी सो जाओ, लेकिन आप बाहर जाओ, विल्डरनेस में जाओ. ट्रैवलिंग इज द ओनली थिंग ऑन विच यू स्पेंड एंड विच gives you the highest return on investment. So in my opinion, do these two things. And then third, start writing. Every day write something. I write a letter to my daughter. Writing gives you clarity you can't even imagine. And fourth, take action. अगर आपके दिमाग में आइडिया आ गया ना, आपको ये लगता है कि नहीं यार मेरे को गाड़ियों में इंटरेस्ट है और ये मेरे दिमाग का आइडिया है, डोंट डिस्कस इट विद लॉट ऑफ पीपल. 48 घंटे लगते हैं. मेरे को बहुत मेरे दोस्त हैं जो मेरे को कहते हैं कि मेरा ना किताब लिखने का बहुत मन करता है, 10 साल से बोल रहे हैं. मैंने कहा किताब लिखने का मन है ना, तो ईजीएस्ट थिंग टू डू इज राइट 1 चैप्टर. मैंने कहा डोंट इतना बड़ा हवा मत लेके जाओ कि यार मेरे को रूपा के ही पब्लिशिंग हाउस से करनी है. मैंने कहा तू ना एक चैप्टर लिख दे. एक चैप्टर लिखेगा ना, 50% वर्क स्टार्टेड इज वर्क डन. आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ दैट. छोटा सा स्टेप. लोग मुझे कहते हैं कि मेरे को वेट कम करना है. मैं उनको कहता हूँ कि यार डोंट डू keto, don't do intermittent, don't do anything. Just stop eating outside for 1 week. Have that much discipline and you'll be just. So I think people don't start. लोग 22 साल पे है ना, इतनी हाई एनर्जी पे होते हैं. The sad part of our education system is उनको अपना मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं पता. आपको पता है मेरा मीनिंग ऑफ लाइफ इज आई एम सच अ गुड आर्किटेक्ट. और मैंने तो कोई एजुकेशन भी नहीं की. मैं ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल ऑटोकैड्स बना सकता हूँ जो आप सोच ही नहीं सकते ऑन आर्किटेक्चर. एंड हमने तभी इनोवेट किए. एंड देन आई कनेक्टेड द डॉट्स. मैंने कहा शिट, तब जाके मुझे पता चला मैं क्यों इतना पैशनेट था. आप मेरा ऑफिस देखोगे ना, हर चीज मैंने ना इतने टेस्टफुली बनाई हुई है. सेकंड, मेरा पैशन है टीचिंग. आई लव टीचिंग. आई लव टॉकिंग टू स्टूडेंट्स. आई लव शेपिंग माइंड्स. थर्ड पैशन है मेरा बिजनेस टू क्रिएट इम्पैक्ट. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट ये मेरा पैशन है, ये मेरी लोगोथेरेपी है. किसी को गाड़ियों में इंटरेस्ट होगा, किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा. अगर आप अपने पैशन के एरिया में कुछ भी करो, आपने अपने पैशन के एरिया में किया, यू बिकम द फाइनेस्ट इन्फ्लुएंसर द कंट्री हैज. कौन कान से जाता है. सो गॉड हैज बीन वेरी काइंड बिकॉज आपने अपने काम में, आपको रात को 2 बजे भी यू आर ओके विद डूइंग दिस. यू आर ओके विद स्लीपिंग लेस because you are madly passionate about it. Find your passion. And logotherapy जिस दिन आपकी हो गई ना, once you find the meaning of your life, you will not do circular conversations. You will not spend time with friends who are boozing around. You will not do anything. You will just focus on your passion. Dr. Malik, thank you, sir. फिर से it was a lot of fun talking to you. I think every time we meet हमें एक podcast करना चाहिए honestly, क्योंकि मैं वैसे भी आपसे सीखता हूँ. I genuinely don't know a better student of life than you. जितनी ज़्यादा पढ़ाई आप करते हो कोई भी नहीं करता. एंड आई होप कि द इंटरनेट कीप्स लर्निंग फ्रॉम यू एज द ईयर्स कीप गोइंग बाय. कुछ फाइनल मैसेज है ऑडियंस के लिए? I think the most important thing that you can do today is take action. People don't bias for action is very important. People don't take action. A lot of people will be waiting for the right time to quit their job. A lot of people will be waiting for the right time to propose a girl that they like. A lot of people will be waiting for. लोग ना बहुत इंतजार कर रहे हैं. जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है. This is life right now. This is the best time. चाहे आपको कैंसर भी है ना, this is the best time of your life right now because लाइफ मैं ना हमेशा जीता था कि यार जब पैसे आएंगे तब जीऊंगा. जब पैसे आए, आई रियलाइज दैट अब क्या करूं. एंड आई रियलाइज दैट everything is a byproduct but life. If you are alive today, you are better than those 1.5 lakh people who died yesterday. Just imagine, just live today, be happy and give your best shot and start somewhere. बहुत कम पॉडकास्ट होते हैं जहाँ मैं इतनी कम बात करता हूँ. This is one of them. Sometimes when I sit with you, I just feel like sitting back and listening and learning. So I invite you back on TRS, sir.
always. And just looking forward to seeing what you teach me the next time. That's all I'll say. Thank you, very Dr. much, Ritesh Ranveer Malik. bhai. फिर से Thank आपसे you. मिलेंगे. And on behalf of the audience also, keep learning even more so you can teach us even more. Hopefully, yes. Thank you, sir. Thank you. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड डॉक्टर रितेश मलिक के साथ. कैसा लगा आज का एपिसोड बताइए हमें, और ये भी बताइए कि अगली बार आप डॉक्टर रितेश मलिक से और क्या चीज़ें जानना चाहेंगे. अगर आपने इनके साथ पुराना वाला एपिसोड नहीं देखा ना, वो भी जाकर देखिए. वो भी बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी फ्यूल्ड एपिसोड है. और ये भी बताइए कि अगली बार आप किन चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे डॉक्टर मलिक के थ्रू. लॉट्स ऑफ लव, रणवीर एंड द टीम. विल सी यू सून.